हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अरोरा क्लासेस। कैसे हो आप सब? तो आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी मोस्ट अवेटेड यूनिट है। बहुत सारे लर्नर, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे थे कि हमें लीगल एस्पेक्ट्स की जो यूनिट है उसको याद करने में या उस चीज़ को समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कुछ शॉर्ट एंड स्वीट चार्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे फटाफट याद आ जाए। तो आज हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी है लीगल एस्पेक्ट्स की यूनिट का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्ट, जो 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वे में, बहुत एज ए चार्ट फॉर्म में हम लोग उसे याद करेंगे। अब इस चीज़ को हम कंडक्ट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हम एक दिन कंटेंट पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके हम कंप्लीट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग MCQ करेंगे ताकि हमें डेली बेसिस पे वो चीज़ क्लियर होती रहे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, इसके बाद इसके MCQ करके देखेंगे जिससे हमारा कंटेंट क्लियर हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया था? 1 सितंबर या फर्स्ट डे ऑफ सितंबर इन 1872। कहाँ लागू होता है? इंडिया में, होल इंडिया एक्सेप्ट JNK, यानी कि JNK में ये लागू नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर को आया था। 1872 में अप्लाई ऑन होल इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK। ये हो गया हमारा इसकी बेसिक नॉलेज। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शंस के साथ। तो सेक्शंस में हमारे पास है हमारा फर्स्ट सेक्शन विच इज़ 2A, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन A विच इज़ 2A, जिसमें क्या मेंशन है? प्रपोजल, यानी कि किसी ने किसी को किसी काम करने के लिए प्रपोज किया है, ऑफ़र दिया है। इसे हम एक तरीके से ऑफ़र भी बोल सकते हैं, किसी ने किसी को कोई काम करने के लिए ऑफ़र दिया है। A में हमारे पास हुआ प्रपोजल, B में हमारे पास हुआ एक्सेप्टेंस, यानी कि हमने उस काम को, जो हमें किसी ने ऑफ़र किया था, हमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। मैंने बोला था मैं लीगल पढ़ाऊंगी, आपने बोला हम एक्सेप्ट कर दें, तो सेक्शन 2A भी हो गया और 2B भी हो गया। सेक्शन 2A और 2B हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचे C में क्या हुआ? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन होता है? जो ऑफ़र देता है या जो प्रॉमिस बनाता है या जो डील करता है, वो हो गया प्रॉमिसर। प्रॉमिसी कौन हुआ? जिसने एक्सेप्ट किया। मैंने डील बनाई, मैं लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ाऊंगी, तो मैं हो गई प्रॉमिसर में, यानी कि मैंने प्रॉमिस किया। आप कौन हो गए? प्रॉमिसी, क्योंकि आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। तो क्या हो गया? C में हमारे पास आ गया प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। D में हमारे पास आया कंसिडरेशन। D को D से मिला क्योंकि थोड़ा D का साउंड आता है, तो हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न इन मॉनेटरी वैल्यू और इन समथिंग एल्स, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू में जिसे हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, वो होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की एक टर्म और होती है क्विड प्रो क्यो, विच इज़ रिलेटेड टू कंसिडरेशन और विच मीनिंग इज़ समथिंग इन रिटर्न, यानी कि कोई चीज़ रिटर्न में। क्विड प्रो क्यू का मीनिंग क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो D का हुआ कंसिडरेशन, यानी कि सेक्शन 2A में प्रपोजल किया, 2B में एक्सेप्ट कर लिया, 2C में प्रॉमिसर प्रॉमिसी आ गए, D में हमारा कंसिडरेशन आ गया। 2ABCD, यानी कि किसी ने किसी को प्रपोज किया, फिर उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिसर प्रॉमिसी हुए और कंसिडरेशन हो गया। फिर हमारे पास आया एग्रीमेंट। मैं इसको एक बार क्लियर कर लेती हूँ ताकि हम एग्रीमेंट इक्वेशन फॉर्म में समझ पाएँ। हमारे पास क्या आया? सेक्शन 2E। क्या हो गया? एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें 2 E हैं। E को E से मिलाओ, E से E को मिलाओ, यानी कि एग्रीमेंट आ गया। अब एग्रीमेंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एग्रीमेंट की इक्वेशन बनाओ 2A, यानी कि ऑफ़र प्रपोजल, 2B एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट। मैंने ऑफ़र किया, आपने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट हो गया। अब हम इसमें ये तो नहीं कह रहे ना कि ये लॉफुल है या लॉफुल नहीं है। दिस इज़ बेसिक एग्रीमेंट। इसका लॉफुल होना या लॉफुल होना हम बाद में डिसाइड करेंगे। पर इक्वेशन क्या बनी? 2 इज़ इक्वल टू A प्लस 2B, यानी कि ऑफ़र को हमने एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया, यानी कि एग्रीमेंट बन गया। तो 2E में हमारे पास क्या आया? 2E में हमारे पास आया हमारा 2E में हमारे पास आया हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज़ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। ऑफ़र 2A, एक्सेप्टेंस 2B, यानी कि एग्रीमेंट हो गया 2E। अब हमारे पास आया कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट ही रीड करेंगे हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट
ऑफ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट तो हमने पढ़ा, एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2E में पढ़ा कि ऑफर और एक्सेप्ट किया। अब इसमें ये थोड़ी बोला था कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट हम ये मीनिंग समझते हैं कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता क्या। इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है कि कोई चीज़ या कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लॉ के द्वारा लीगली एग्जीक्यूट कर सकें, अगर उसमें इन फ्यूचर जाके कोई मिस्टेक होती है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकें कि हाँ हमारे साथ ये चीज़ गलत हुई है या कोई काम गलत हो गया है, तो इसके लिए हम दूसरी पार्टी को पनिश करवा सकते हैं, उसे सू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ जहाँ लीगली बाउंडेड हो जाती हैं चीज़ें, लीगली डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं। तो एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ईच एग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ईच कॉन्ट्रैक्ट इज़ एग्रीमेंट। तो क्या पता चला, एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है, क्योंकि एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, बट जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होंगे वो तो कम ही होते हैं, यानी कि ये लेसर टर्म है। एग्रीमेंट इज़ ए वाइडर टर्म और कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए लेसर टर्म। बिकॉज एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो एग्रीमेंट, अगर हम इसमें एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबल बाय लॉ जोड़ेंगे, यानी कि ए को सी के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए को एल के साथ मिलाएंगे तो सी बन जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ करेंगे, लॉ के साथ मिला देंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ आया, 2H में। 2H में कॉन्ट्रैक्ट है और 2E में एग्रीमेंट है। 2E में एग्रीमेंट है और 2H में कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमारे पास आया 2G वॉइड एग्रीमेंट, जो शुरू से ही गलत है, पैदा ही गलत हुआ है, मतलब शुरू से ही गलत है। वो बोलते हैं ना कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, तो इसके लक्षण भी दिख ही गए, ये शुरू से ही गलत है, यानी कि स्टार्टिंग से ही गलत है, इसकी स्टार्टिंग ही गलत हो गई। आपने किसी चीज़ की स्टार्टिंग ही गलत कर दी, यानी कि आपने तो किसी से बोल दिया मैं तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब आप चांद तारे तोड़ के ला सकते हो, वो तो अभी तक तो साइंटिस्ट ही नहीं कर पाए, आप कैसे करोगे, यानी कि वो तो चीज़ गलत हो गई। तो गलत क्या हुआ, 2G, जी ने गलत कर दिया, यानी कि वॉइड कर दिया। आप ऐसे याद कर सकते, जी ने गलत कर दिया, सेक्शन 2G ने, सेक्शन आपको याद है ही सही, 2G ने गलत कर दिया, यानी कि जी ने गलत कर दिया। क्या गलत करा, वॉइड कर दिया एग्रीमेंट को, जो वॉइड अब इनिशियो हो गया। वॉइड अब इनिशियो मीन्स एग्रीमेंट विच इज़ रॉन्गफुली कंडक्ट और रॉन्गफुली हुआ, यानी कि स्टार्टिंग से ही लॉफुल नहीं था वो। उसके बाद आई में आया हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आई से आई मैच करा लो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अब हम पहले तो ये समझते हैं कि अग्रीव्ड पार्टी होती क्या है। अग्रीव्ड पार्टी होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में या एक एग्रीमेंट में सफ़र कर रही है, यानी कि जिसको पेन हो रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट से, जो सफ़र कर रहा है, उसे हम बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। और अग्रीव्ड पार्टी के ही ओपिनियन पे या अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे ही हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकते हैं, क्योंकि कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसमें उसको चीज़ सूट नहीं कर रही है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के कि मुझे ये चीज़ नहीं करवानी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने आई में पढ़ा, जी में पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट और जे में पढ़ा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में अंतर है, ये वॉइड एग्रीमेंट है और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमारे पास आया रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, सेक्शन 5 में। किसमें, सेक्शन 5 में क्या आया, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो रिवोकेशन का मीनिंग समझेंगे पहले तो, क्योंकि इसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए, हमें सिर्फ वर्ड पता होना चाहिए, कंटेंट अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। तो रिवोकेशन का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, रिवोकेशन का मीनिंग हुआ कैंसिल करना। रिवोकेशन का मीनिंग कोई चीज़ को कैंसिल करना। तो हमें ये तो पता हो गया कि रिवोकेशन कैंसिल होता है। अब ऑफ प्रपोजल और ऑफ एक्सेप्टेंस होता क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट काम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। प्रपोजल में क्या होता है, प्रपोजर होता है, और एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टर होता है। पर ये दोनों एज इट इज़ नहीं है, ये दोनों अपोजिट रिलेशन में काम करेंगे। अपोजिट रिलेशन में कैसे काम करेंगे ये दोनों, जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल होता है, बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि जो अब इसमें काम कौन करेगा, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में काम कौन करेगा, एक्सेप्टर काम करेगा, यानी कि जिसको एक्सेप्ट करना है। प्रॉमिसर ने प्रॉमिस बना दिया, एक्सेप्टर यानी कि जो प्रॉमिस ही है उसको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रपोजल
प्रपोज़र को कंप्लीट होने से पहले कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बिफोर द एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोज़र, यानी कि प्रपोज़र को बताना पड़ेगा, किसको, एक्सेप्टर को बताना पड़ेगा। कौन काम करेगा इसमें, एक्सेप्टर काम करेगा, और एक्सेप्टेंस वाले में कौन काम करेगा, प्रपोज़र काम करेगा। इसीलिए मैं बोली थी कि दोनों नाम से अलग अपोजिट जाके काम करते हैं। प्रपोज़ल वाले में प्रपोज़र को बताना पड़ेगा, किसको, एक्सेप्टर को, जो एक्सेप्ट करने वाला है उसे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो उसे टाइम रहते हुए प्रपोज़र को बताना पड़ेगा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। और एक्सेप्टेंस में किसको बताना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस में प्रपोज़र को बताना पड़ेगा, किसको, एक्सेप्टर को, कि मैंने ये गलत ऑफ़र कर दिया है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, तो वो ख़त्म कर देगा। यानी कि इसमें एक्सेप्टर बताएगा, इसमें प्रपोज़र बताएगा, रिवोकेशन हो गया टाइम रहते हुए, यानी कि दोनों ने कैंसिल कर दिया। किसमें, 5 तारीख को उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 7th सेक्शन आया हमारे पास, सेक्शन 7, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अनक्वालिफाइड का मतलब अनक्वालिफाइड नहीं होता जो गलत है, नहीं, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है फेयर, लॉफुल, यानी कि जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है। तो जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है वो एब्सोल्यूट होगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सेक्शन 7 में क्या हुआ, अनक्वालिफाइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको क्लियर करते हैं, एक बार स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 में क्या हुआ, एसेंशियल एलिमेंट। सेक्शन 10 में क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स आए हमारे पास। एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में, जिसके खुद के 10 पार्ट हैं। क्या हुआ, सेक्शन 10 जिसके खुद के 10 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, एग्रीमेंट। पार्ट्स इन द सेंस कि इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट हैं क्या क्या, फर्स्ट एलिमेंट है इसका एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड है इंटेंशन, इंटेंशन भी सही होनी चाहिए। फोर्थ कंसेंट, यानी कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि डरा धमका के और वैसे कुछ करके नहीं, उसका कंसेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी कि कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। कंसिडरेशन होना चाहिए, जो हमने 2D में पढ़ा। लॉफुल होना चाहिए, जो अगर एग्रीमेंट नॉर्मल है तो वो लॉफुल है तो हम उसे कंडक्ट करवा सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। तो 6th हमारे पास क्या हुआ, लॉफुल। अब 7th में क्या आया कि लॉफुल तो होना ही चाहिए, पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। आप किसी गलत ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। 8th हमारे पास क्या आया, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि लॉ के द्वारा उसे गलत घोषित नहीं किया जाना चाहिए कि ये काम हम कर नहीं सकते, लॉ ने मना किया, यानी कि किस लॉ में हमारे कंट्री ने बोला गया है कि किसी और कंट्री के साथ हम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर हम तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड ही होगा। वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, क्योंकि आपके लॉ में वो मेंशन है कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। 9th हमारे पास है पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए, डील ऐसी होनी चाहिए जिसे परफॉर्म कर सको अंडर सेक्शन 56 में बताया गया है कि पॉसिबल टू परफॉर्म वाले कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, जिसे हम बाद में रीड करेंगे। और 10th है हमारे पास सर्टेन टर्म्स, यानी कि टर्म्स और कंडीशन जो होती है वो फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बार बार आप चेंज कर रहे हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचेगा, फिर वो कुछ अलग ही चीज़ बन जाती है। तो ये सर्टेन टर्म्स होनी चाहिए। तो क्या हुआ, सेक्शन 10 में 10 एलिमेंट्स थे किसके, एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हुए, 10। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस क्या है। ठीक है, ऑफ़र हुआ किसमें, 2A में। मैं बार बार सेक्शन के साथ ही करा रही हूँ इसलिए कि अपने को दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ ये चीज़ इससे रिलेटेड है। तो ऑफ़र किस में हुआ, 2A में। 2B ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉमिस किस में हो गया, 2C में कर लिया। कंसिडरेशन 2D में हो गया। ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन जोड़ देंगे तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट किस में आया, 2E में। अगर एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाएगा, लॉ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेंशन इन सेक्शन 2H, यानी कि 2A 2B 2C 2D 2E सबको मिला के हमारे पास बन गया 2H। इक्वेशन बनी 2A + 2B + 2C + 2D इज इक्वल 2E इज इक्वल 2H, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एसेंशियल एलिमेंट भी देख लिया हमने। अब एसेंशियल एलिमेंट में हमने एक चीज़ देखी थी, कॉम्पिटेंट, यानी कि कैपेसिटी। तो अब हम कैपेसिटी किस में देखेंगे, सेक्शन 11 में। किस में मेंशन है कैपेसिटी, सेक्शन 11 में ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड माने गए। तो सबसे फर्स्ट पर्सन जो सब जगह होता है, मेजॉरिटी या
यानी कि वो मेजर होना चाहिए, यानी कि 18 से अबोव होना चाहिए। सेकंड है साउंड माइंड का होना चाहिए। और थर्ड है कि लॉ के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, जैसे उसे इम्प्रीमेजमेंट हो गई हो या कोई और चीज़ हो गई हो या लॉ ने ही मना कर दिया हो या किसी चीज़ में मना हो गया हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 12 में हमने देखा साउंड माइंड, यानी कि उसका मेंटल जो स्टेट है वो सही होना चाहिए। अब मेंटल स्टेट सही होने के भी दो टाइप्स हो सकते हैं। एक पर्सन होता है जो सारा टाइम ही सही रहता है, दे आर मेंटली स्टेबल ऑल अलोंग द टाइम, यानी कि सारे टाइम पे वो एक जैसा ही रहता है। और एक टाइप होता है साउंड माइंड एट द इंटरवल्स, यानी कि कभी वो मेंटल असाइलम में होता है पर जिस टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम वो माइंडली स्टेबल था, यानी कि वो साउंड माइंड का पर्सन था कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे। तो सेक्शन 12 में क्या बताया गया है? साउंड माइंड। सेक्शन 13 में जो हमने एसेंशियल एलिमेंट में थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि कंसेंट होना चाहिए, वो कंसेंट कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 13 में। तो सेक्शन 13 में मेंशन किया गया है कंसेंट का। कंसेंट होता क्या है? एग्री ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पे एग्री होना कि हाँ हम दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कर लिए कि हम लोग ये काम करेंगे। अब कंसेंट तो हो गया, पर कंसेंट होना कैसा चाहिए ये बताया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में क्या बताया गया है कि कंसेंट होना कैसा चाहिए। अब कंसेंट कैसा होना चाहिए? आपको अच्छा लगेगा आपको कोई डरा धमका के काम करे? नहीं। तो सेक्शन 14 में क्या बताया गया है कि कंसेंट कैसा होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए फ्री कंसेंट विद, इसमें विदाउट आना था, विदाउट एनी कॉर्सिव पावर अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी पावर यानी कि फिजिकल फोर्स के द्वारा या किसी ऐसी चीज़ के द्वारा नहीं होना चाहिए जिसमें आप एग्री नहीं कर रहे हो पर आपको ज़बरदस्ती एग्री करवाया जा रहा है। तो किस में बताया गया? सेक्शन 14 में। फिर सेक्शन 14 में जो जो बताया गया था कि फ्री किससे होना चाहिए उसको हम सेक्शन 15, 16, 17, 18 और नेक्स्ट 19, 20, 21 और 22 तक रीड करेंगे। तो सेक्शन 15 रीड करते हैं पहले। कॉर्सिव फिजिकल फोर्स। कॉर्सिव क्या होता है? फिजिकल फोर्स, यानी कि डरा धमका के गन पॉइंट पे किसी चीज़ का मतलब उसको वार्निंग देके कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे या तुम्हारी फैमिली को हार्म करेंगे। तो अगर वो कॉन्टेक्ट उस बेसिस पे हो रहा है तो वो क्या हुआ? फ्री कंसेंट नहीं होगा, जो सेक्शन 14 में मेंशन किया गया है। तो सेक्शन 15 में मेंशन किया गया है कि कॉर्सिव नेचर का नहीं होना चाहिए। सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? पावर का गलत यूज़ करके या पोजीशन का गलत यूज़ करके। जैसे कोई प्रिंसिपल होता है, अब फीस डिपॉजिट करने की टर्म या टेन्योर तो 1 मंथ का होता है, पर वो प्रिंसिपल बोल रहा है कि नहीं मुझे तो फीस तुम 2 दिन में जमा कराओ, अदरवाइज़ मैं तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दूंगा, तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। तो वो क्या हुआ? उसने उसकी पावर का गलत यूज़ किया, उसकी पोजीशन का गलत यूज़ किया, उस पर मोरल प्रेशर डाला उस बच्चे पे कि नहीं आपको जमा करानी ही पड़ेगी, और क्या किया? अनफेयर एडवांटेज लिए उस चीज़ से। तो ये क्या हुआ? सेक्शन 16 जो हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में काउंट करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस विच इज़ रिलेटेड टू पावर या फिर पोजीशन। तो सेक्शन 16 में हमारे पास क्या आया? सेक्शन 16 में हमारे पास आया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस किससे हुआ? पावर या पोजीशन से, जिसको हमने मोरली प्रेशराइज किया अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 17 में आया फ्रॉड, फिर आया मिस रिप्रेजेंटेशन। 17 को धोखा हुआ और 18 को मिस रिप्रेजेंट कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, 17 को क्या हुआ? धोखा हुआ और 18 को मिस रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि पहले तो आपने 15 तारीख को फिजिकल वायलेंस की, फिर 16 तारीख को हमें डराने धमकाने की कोशिश की पावर का गलत यूज़ करके, 17 को आपने फ्रॉड कर दिया और 18 को मिस रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे करके हम किसी भी ट्रिक से या जिनसे भी मुझे इस टाइप से याद होता है तो मैंने मेरे लिए ये ट्रिक बना रखी है। तो क्या हुआ? 15 को आपने फिजिकल वायलेंस किया, 16 को आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, यानी कि आपने अपनी पावर का गलत यूज़ किया, फिर 17 तारीख को भी आपका मन नहीं भरा तो आपने फ्रॉड किया, और फिर 18 तारीख को उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मिस रिप्रेजेंट करा कि एनी हाउ कंडीशन हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन को ही गलत बता दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन होते दोनों ही सेम है, बस इनमें एक चीज़ का फ़र्क होता है कि फ्रॉड में इंटेंशनली वो व्यक्ति यानी कि प्रॉमिसर इंटेंशनली काम करता है, इंटेंशनली धोखा देता है, इंटेंशनली टू डिसीव द अदर पार्टी, यानी कि अदर पार्टी को डिसीव करने के लिए इंटेंशनली वो काम वो
करता है। और 18 में क्या होता है, वो इंटेंशनली काम नहीं करता, उसे पता नहीं होता है पर वो चीज़ गलत हो जाती है, यानी कि अगर वो रॉन्ग कंटेंट है तो उसके बारे में प्रोमिसर को पता नहीं होगा कि वो रॉन्ग कंटेंट है, पर वो बाय मिस्टेक गलती से वो काम हो जाता है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ जो गलती से हुआ, और फ्रॉड हुआ जो जानते बूझते हुआ। द पर्सन मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बिलीव्ड टू बी ट्रू, यानी कि सच बताने के लिए उसको पता था फिर भी सच बताने के लिए उसने उसे गलत प्रूव कर दिया। और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, पर्सन मेकिंग रिप्रेजेंटेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको खुद को नहीं पता होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आया सेक्शन 20, 21 और 22। अब एक बार और ट्रिक रिवाइज करते हैं। 15 को आपने फिजिकल वायलेंस की, 16 को आपने अपनी पावर का गलत यूज़ किया, 17 को फ्रॉड किया, फिर भी आपका मन नहीं भरा तो 18 तारीख को आपने क्या कर लिया, मिसरिप्रेजेंट करके वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और फिर 19 को रुक के, और फिर आपने 20 को क्या किया, फिर बोल दिया कि हमने तो मिस्टेक हुई थी। 20, 21, 22 को यही बोलते रहे कि हमसे मिस्टेक हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो 20, 21, 22 को क्या करा, मिस्टेक आई, यानी कि सेक्शन 20, 21 और 22 में क्या दिया हुआ है, मिस्टेक दिया हुआ है कि वो चीज़ मिस्टेकनली हुई है। अब हमारे पास है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजेस, यानी कि वेजरिंग विच इज़, एक मिनट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजेस, यानी कि वेजरिंग जो क्या होती है, वॉइड एग्रीमेंट है, यानी कि आपने किसी गलत चीज़ पे उसके होने या नहीं होने पे जिसका इवेंट भी सर्टेन नहीं है। घोड़ा, जैसे मान लो हमने हॉर्स राइड पे पैसा लगाया, अब वो घोड़ा जीतेगा या घोड़ा नहीं जीतेगा, इसमें भी आपको कोई फिक्स नहीं है, यानी कि आपका जो इवेंट है वो अनसर्टेन है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और घोड़े में आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब घोड़ा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने सिर्फ उस पर पैसा लगाया है। तो क्या हुआ कि पार्टीज़ का इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम वो जुआ और स्पेकुलेशन करते हैं, कार्ड्स गेम करते हैं, लॉटरी, सट्टा, ये सब जो होते हैं वो वेजरिंग में आते हैं, जो वॉइड एग्रीमेंट है, यानी कि गलत ही है, उन्हें गलत ही करा गया है। तो ये किस में आए हैं, सेक्शन 30 में हमने एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजेस को काउंट किया है। सेक्शन 31 में हमने क्या करा, सेक्शन 31 में हमने लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है, इफ़ और बट। जहाँ इफ़ और बट लगा वहाँ सेक्शन 31 लग गया और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इफ़ अगर मैं ये करती हूँ तो ये होगा, मतलब मैं ये कर दूंगी उसके बाद में, यानी कि कंडीशन लग गई। कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन अ कंडीशन, विच इज़ बेस्ड ऑन अ कंडीशन, यानी कि कंडीशन पे वो चीज़ अप्लाई होगी। अगर मैंने JRF क्लियर किया तो मैं मेरे नोट्स दे दूंगी, अगर मैंने JRF क्लियर नहीं किया तो मैं नोट्स कैसे दूंगी, मैं काय में से पढ़ूंगी। और मेरा इंटरेस्ट भी है, यानी कि नोट्स तो मेरे हैं ना, मैंने बनाए, यानी कि नोट्स में मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं आपको मेरे नोट्स क्यों दूंगी। इसीलिए कंडीशन में क्या हो गया, कंडीशन लग गई कि अगर मैंने किया तो मैं आपको दे दूंगी। बेस्ड ऑन कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपनिंग इन्फोर्सिबल बाय लॉ, पार्टीज़ हैव इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ लिया है। तो सेक्शन 30 में क्या आया, बाय वे ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, और सेक्शन 31 में आया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 37, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परफॉर्म करने के बेसिस पे। तो एक परफॉर्म होता है ऑफ़र किया, एक तो हमने कर दिया परफॉर्म, और एक हुआ ऑफ़र टू परफॉर्म। एक तो हमने सीधा कर दिया और एक किया कि हाँ हम परफॉर्म कर देंगे, तो उसके लिए हमने ऑफ़र किया। तो वो किस चीज़ में बताया गया है, ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी सेक्शन 37 में। सेक्शन 40 में हमारे पास बताया गया है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म, यानी कि प्रॉमिस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। एक तो होता है प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया, अब उसके अलावा भी तो और कोई लोग हो सकते हैं। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारे पास होता है ना कि हमने हमारा नॉमिनी बनाया, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 2 या 3 ऐसे टाइप के लोग इसमें काउंट करते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि अगर प्रॉमिसर एब्सेंस है तो वो जो 2 या 3 लोग लीगली या इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिटली दिए गए हैं वो लोग उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है प्रॉमिसर। फर्स्ट कौन सा होता है, प्रॉमिसर, क्योंकि वो तो परफॉर्म करेगा ही, क्योंकि वो तो लीगली बाउंड है उस चीज़ के लिए, उसने तो प्रॉमिस किया ही है। सेकंड हुआ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉमिसर, एजेंट ऑफ प्रॉमिसर, या कोई थर्ड पर्सन जिसने प्रॉमिसर ने जिसको मेंशन किया हो लीगली कि हाँ ये लोग ये काम कर सकता है। इन केस ऑफ 2, 3 और 4 इट इज़ स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइड, यानी कि
या तो वो एक्सप्लिसिटली हो या आपके एक्सप्लिसिटली यानी कि आपने उसको जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन या नोटिस देते हैं, तो वो चीज़ या तो जग जाहिर कर दी हो आपने कि एक्सप्लिसिटली हो गई कि हाँ ये तो मेरे बेसिस पे या मेरे बिहाफ पे काम करेगा ही करेगा, तो वो तो हो गया एक्सप्लिसिटली। इम्प्लाइड यानी कि आपके नेचर से, आपकी बिहेवियर से आपने उस चीज़ को शो कर दिया कि हाँ ये मेरे बिहाफ पे काम कर सकता है। जैसे कोई एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर सकता है, जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट होता है तो वो कंपनी के बिहाफ पे काम करता है, पर लाइबल कौन होता है? लाइबल तो उसके लिए कंपनी होती है। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कलेक्ट करता है, वो लोग बीमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर कोई क्लेम आता है तो क्या इंश्योरेंस एजेंट वो पैसा देता है? नहीं, इंश्योरेंस एजेंट पैसा नहीं देता, इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देती है। यानी कि लाइबल कौन हुआ? वो लाइबल हुआ कंपनी। तो क्या हुआ? एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली इस बात को रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि हाँ ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम आज के वीडियो में कवर नहीं करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके टाइप हैं और 10 टाइप से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो हम इसको एक अलग वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और ये सेक्शंस एक बार मैंने शॉर्ट एंड स्वीट चार्ट फॉर्म में बनाए, एक बार इनको गो थ्रू करो। और सेक्शन 31 में कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो होता है इफ़ और बट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं? इसमें हम काउंट कर सकते हैं इंश्योरेंस भी होता है कि अगर ये चीज़ हुई तो ये हो जाएगा, अगर आपकी डेथ हुई तो इतना पैसा मिलेगा, डेथ नहीं हुई तो इतना पैसा मिलेगा। यानी कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे है, अगर वो चीज़ हुई और नहीं हुई तो पैसा मिलेगा। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने वो लिख के दिया होता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस हो गया, गारंटी वाली कोई चीज़ होगी, इंडेमनिटी हो गई जिसमें भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका लॉस सफ़र करने के लिए प्रॉमिस करती है कि हाँ वो चीज़ मैं कर दूंगी, तो ऐसा। तो कंटिजेंट में इंश्योरेंस, गारंटी और इंडेमनिटी हम तीनों केस को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीडियो में। अब ये चीज़ परफॉर्म कैसे करनी है, आज हमने ये किया है, कल हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद यानी कि थर्ड वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, जिससे हमारा पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे। You can follow me on YouTube on Aurora Classes. Also visit my page on Instagram which is Aurora Classes 05। और for more updates and PDF के लिए आप मुझे Aurora Classes for Net JRF on Telegram पे मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ पर, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में ये लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हमें सेक्शन बहुत अच्छे से याद हो जाए और हम कंटेंट को भी कवर कर पाएँ। थैंक यू।